बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज का शो बहुत स्पेशल है। आउटडोर जब भी शो होता है तो आप समझते हैं कि डेफ़िनेटली कोई बहुत बड़ा शो, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी के साथ हम करने जा रहे हैं। आज का शो कई रीज़न से स्पेशल है। पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर बात करें तो बड़े ज़बरदस्त किस्म की एक लेगेसी है विकेट कीपर के हवाले से। इसी तरह कैप्टन की भी एक बहुत बड़ी लेगेसी है। अगर उसके कॉम्बो की बात करें तो ये एक ऐसी यूनिकनेस बनती है कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे विकेट कीपर कैप्टन आए होंगे जिन्होंने पाकिस्तान को लंबा टाइम सर्व भी किया। जो परफॉर्मेंसेस थी और जो विक्ट्रीज थी वो बेतहाशा मेरा ख्याल है हमें इनके क्रेडिट में नज़र आती हैं। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है हमें अंडर 19 के वर्ल्ड कप की बात करेंगे। 2006 में इनकी क़यादत में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता। फिर 2012 में जो एशिया कप जीता उस टीम का ये मेंबर थे। और सबसे बड़ी जो विक्ट्री जो एक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को 92 के वर्ल्ड कप के बाद जो बड़ी विक्ट्री मिली वो चैम्पियन ट्रॉफ़ी थी। वो विक्ट्री भी हमें इन्हीं की क़यादत में मिली। मेरा ख्याल है सब जान चुके होंगे मैं कि इनकी बात करूँ। लेजेंड, सुपरस्टार, वन एंड ओनली सरफराज अहमद। अस्सलाम वालेकुम सरफराज भाई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने घर में दावत दी है, बुलाया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है जी। अरे नहीं, आप इतनी आए दूर से, लाहौर से यहाँ पे इंटरव्यू थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो है इंटरव्यू में ज़्यादा तारीफ़ कर दी आपने तो नहीं, मैंने बल्कि कम किए माशाल्लाह। आप बड़ा लंबा आपका इंट्रो बनता है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको जिन चीज़ों से ब्लेस किया। एक चीज़ बल्कि मैं इंट्रो में कहना भूल गया कि मैं बहुत प्लेयर से, ओबियसली काम ऐसा है, प्रोफेशन ऐसा है, सब प्लेयर से मुलाकात होती है, बात होती है। आपसे मैं इसे ऑन बोर्ड कहता हूँ हमेशा, और ऑन कैमरा भी इसका एतराफ़ करता हूँ कि आपसे ज़्यादा हम्बल सबमिसिव प्लेयर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। जिसकी एक सबसे प्राइम एग्जांपल, अब मैं जहाँ कराची ट्रैवल किया और आया हूँ, आप उसी एरिया में रह रहे हैं। सुना तो हमने भी बड़ी दफ़ा था कि आप उधर ही रहते हैं जहाँ पैदा हुए। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में किसी भी जगह पे आप घर लेना चाहें तो कोई मसला नहीं है आपके लिए। तो क्या इसके पीछे वैसे क्या थॉट प्रोसेस क्या है? बस देखिए, ये था एक तो जिस घर में आप बैठे हैं, मतलब इसी गली में हमारा घर है और तीसरा ही घर है और इसी गली में पले बड़े हुए। और फिर ये होता है कि जगह चेंज करने का जो है ना वो दिल नहीं चाहता। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं और भाई नई जगह शिफ्ट होगा, डिफेंस चलेगा? तो मैंने बोला भाई हम डिफेंस वाली पार्टी है नहीं और हमें जो है ना वो गैदरिंग चाहिए बाहर निकल के। तो यही हमारी गली है, यही हमारा मोहल्ला है और बस यहीं पे ये वही रोड्स हैं जहाँ पे अक्सर आप बच्चों के साथ बाइक पे भी ट्रैवल करते हैं। वही गली है और यहीं पे खेलते हैं यार। मैंने भी खेला है सही, और अब्दुल्ला साहब भी आजकल नहीं क्रिकेट वगैरह खेलते हैं अपनी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कोशिश करेंगे सरफराज भाई, क्रिकेट की तो ऑब्वियसली बात होती है और करेंगे भी कुछ क्रिकेट पे बात। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे सरफराज अहमद क्या है, क्या थे, और इसलिए मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आप लाखों करोड़ों लोगों के जितने लड़के आपको फॉलो करते हैं उनके लिए आइडियल भी होते हैं, आइकॉनिक प्लेयर भी होते हैं। थोड़ा सा अपने चाइल्डहुड के वाले से बताइए, बचपन किस तरह गुजरा? ऑब्वियसली शौक तो डेफिनेटली क्रिकेट का होगा, तो ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो एक ट्रेंड भी यही होता है ना, टेंडेंसी यही है कि बच्चा बड़ा होता है क्रिकेट शुरू कर देता है। थोड़ा सा वो भी प्लीज़ शेयर करें। इरफान भाई देखें, बिल्कुल बचपन जैसे आम बच्चे का बचपन जैसे गुजरता है वैसे भी हमारा ही गुजरा है। इन्हीं गलियों में खेलते खेलते जो है बड़े हुए। पहले टेनिस बॉल से स्टार्ट किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता टेप बॉल आई, फिर टेप बॉल से वो टेप का मैच आया कि टेप का मैच खेलेंगे। फिर हार्ड बॉल स्टार्ट की, हमारा ग्राउंड है गौसला आजम ग्राउंड, तो यहाँ पे सारी जो है अपनी हार्ड बॉल की स्टार्ट की। हमारे यहाँ पे होते थे आरिफ भाई गली में, तो उन्होंने एक अपना क्लब बनाया था तो उनके क्लब से खेलना शुरू किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी और हार्ड बॉल खेलने का शौक़ हुआ, तो फिर मेरे कज़न है ज़िया अहमद सिद्दीकी, तो हमारा क्लब था सखी हसन जिम खाना। तो बस फिर उनके वहाँ से स्टार्ट करते करते फिर जोन 6 में जो है KCC जोन 6 जिस जोन में मैं अभी हूँ। अच्छा। तो पहले उसमें स्टोरी यही है कि पहले मैं उस जोन में गया खेलने के लिए, फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ जोन छोड़ के चला गया। फिर मैं AZ क्रिकेट अकेडमी, हमारे अज़मी भाई हैं ठीक, उनके पास खेली। उनके बाद कराची के बहुत से लड़के जो है ना क्रिकेट खेले, तो मैं भी उनमें से एक था। फिर उसके बाद जो है फिर मैं जो मेरी सही असल में जो शुरुआत हुई, ऑब्वियसली ये तो समझ लें एक बेस थी मेरी, जो कि अंडर 15 वगैरह खेली मैंने, अंडर 13 खेली, अंडर 16 खेली। तो उसके बाद जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में गया, जो मेरा अभी मौजूदा क्लब है, जहाँ पे आज़म भाई जो हमारे रूहें रवां हैं क्लब के, जो मैनेजर भी होते हैं कोयटा ग्लैडिएटर के, और नदीम भाई का ही क्लब है, नदीम उमर साहब का। तो बस वहाँ से जो मेरा कैरियर स्टार्ट हुआ है, तो अल्लाह का शुक्र है वो टिल अभी तक जो है वो उन्हीं के साथ चल रहा है और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह ख़त्म भी ऐसे ही होगा। नहीं माशाल्लाह, जिस तरह आप पैशनेट हैं गेम के हवाले से। अच्छा, एक सरफराज भाई, एक ये और मज़ीद बात भी करने से पहले, एक आपने ये अपने अंदर एग्रेशन या पैशन कैसे लाइव रखा, ये इस कॉन्टेक्स्ट में पूछना चाह रहा था बाद में, लेकिन चले अभी बात कर लेते हैं। जब टीम के आप प्लेयर होते हो, मेन प्लेयर कह लें, कैप्टन होते हैं, फिर आप बायर भी होते हो, आप टीम में डगआउट में बैठे होते हो, सब प्लेयर का मानना ये है, सबका, कोचेस का और प्लेयर्स का, कि आपका वो जो पैशन टीम के लिए था ना,
वो कभी कम नहीं हुआ। और उसकी प्राइम एग्जांपल हमने देखी जब आपको अपॉर्चुनिटी भी मिली, मैं डिटेल में उस पर सेपरेट भी बात करूँगा, तो आपने उस तरह जाके परफॉर्म किया और अग्रेशन किसी लम्हे हमें नहीं लगा कि सरफराज का वो अग्रेशन 2-2.5 साल 3 साल बाहर रहने से कम हुआ। तो वो कैसे लेके आते हैं? देखिए वो जो एक थी ना सारी चीज़ें, पैशन। देखिए जब आप कोई भी बच्चा क्रिकेट खेलता है तो वो उसका पैशन ही होता है, पैशन होता है, तो वो चाहता है कि वो क्रिकेट खेले। तो वो गली मोहल्ले में उसी जोश और जज्बे के साथ ना लड़कों के साथ खेलते रहे कि यार लड़कों को बुलाना, आ जाओ यार मैच का टाइम हो गया है। फिर ग्राउंड में जाके वैसी तरीके से मैच के लिए फ़ाइट करना, दूसरी टीम से लड़ जाना कोई गलत बात पे ना, और अगर किसी ने टेप नहीं दिया तो उससे लड़ जाना कि भाई मतलब ऐसे 15 रुपये का पहले टेप मिलता था, तो बचपन से वो आदत ही है 15 रुपये का टेप के लिए जो है ना वो लड़ाई हो रही है। तो बस वो बचपन का जो शौक़ था वो चलते चलते ना उसी को कंटिन्यू रखा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आई। तो वही शौक़ और जज्बा लेके उसी तरीके से खेलते रहे बस, और कोई चीज़ को चेंज होने मत दिया। जो मेरा नेचुरल स्टाइल था, और मैं उस चीज़ में जब मैं कैप्टन बना तो मेरे साथ जो लड़के थे ना, मैं उनका इसलिए हमेशा बार बार उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो उन सब चीज़ों ने ना, उन सब लड़कों ने मेरी उस चीज़ को अंडरस्टैंड किया और समझा कि मेरी जो भी चीज़ें हैं ना वो ग्राउंड के अंदर है। तो इसलिए बार बार उन सब का मैं ये काफ़ी मिसकंसेप्शन भी लोगों में पाया जाता है कि सरफराज बड़े एग्रेसिव हैं, सरफराज गुस्सा करते हैं, लेकिन जितने प्लेयर आपके टीम मेंबर थे वो सब कहते हैं, हमें पता है कि ये लाड भी बाद में उतने ही करते तो हैं। वो उनका वो मैं इसलिए उन सबका बार बार शुक्र अदा करता हूँ। जितने भी लड़के थे जो मेरे साथ खेले, मैं हमेशा उन सबका नाम लेता हूँ। बाबर हो गए, इमाम हो गए, हसन अली, शताब खान, फ़हीम अशरफ, जो लड़के मेरे साथ बहुत ज़्यादा खेले। ठीक है, लड़के तो इमाद वसीम खेले, आमिर खेले, वहाब रियाज खेले, उसमें कुछ सीनियर प्लेयर भी थे। ठीक है, वो सीनियर प्लेयर भी थे, हफीज़ भाई, शुएब भाई। तो ये सब लड़के बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते थे मुझे, और इन्होंने रिस्पॉन्ड भी बहुत अच्छा किया ग्राउंड के अंदर, जिसकी वजह से हमारी टीम के रिजल्ट भी बहुत अच्छे है। अच्छा, थोड़ा सा वापस आते हैं, हम बचपन की बात कर रहे थे, तो फैमिली में स्पोर्ट्स थी पेरेंट्स की तरफ से क्रिकेट के हवाले से, या कोई वही रिस्ट्रिक्शन आ जाती हैं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर जॉब नहीं मिलेगी, दूसरे मसाइल आएंगे, वो भी प्रॉब्लम फेस करने पड़े आप? देखिए हमारी फैमिली का जो थोड़ा रुझान था ना, वो थोड़ा दीनी एतबार से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा था। वालिद साहब जो हमारे जो है वो जो है बहुत ज़्यादा जमात वगैरह में जाते थे 40 दिन के लिए और 3 दिन के लिए। इसके अलावा जो है मेरे ताया थे, वो भी थे, लेकिन मेरे ताया जो है वो क्लब क्रिकेट खेलते थे। अच्छा। हाँ, हम लोग पहले वो लियाकताबाद में रहते थे, लालू खेत में। तो वहाँ पे मेरे ताया जो है वो उन्होंने बहुत अच्छी क्लब क्रिकेट खेली है। मेरे कज़न है जैसे जिनका मैं नाम लिया, ज़िया अहमद सिद्दीकी, उन्होंने भी बहुत अच्छी जो है वो क्लब क्रिकेट वगैरह खेली है। और वालिद साहब जो है मेरे बैडमिंटन के बड़े अच्छे प्लेयर थे। तो शुरू में तो इसके लिहाज से नहीं, पढ़ाई के लिहाज से तो होती थी, तो लेकिन ये कि पिटाई बहुत पड़ती थी कि जब नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ते थे ना, तो वालिद साहब जो है ना उन्होंने रोडों पे ही मारा है। एक बार तो ये इधर गली थी, यहाँ खेल रहे थे, तो चप्पल उतार के उन्होंने जो है ना फिर नमाज के लिए जो है वो नहीं, तो वो माशाल्लाह उसका असर ये भी बना, माशाल्लाह आप हाफ़िज़ कुरान भी बने, ये भी तो कितना बड़ा अल्लाह ताला का करम है जी। और वालिद साहब की थी ख्वाहिश, तो उन्होंने मुझे मदरसे में डाला था। तो बस ये कि लेकिन ये कि शुरू में सख्ती से याद से थी कि भाई जब जाहिर सी बात आपकी स्टार्ट होती है स्टडी, जो लोग जो है वो सख्ती करते हैं। तो जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट की तो उस वक्त वालिद साहब की जो तबीयत थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, बहुत ख़राब थी, क्योंकि 2000 से लेकर 2007 में उनका इंतकाल हुआ। तो इस दौरान बीच में जो है ना उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं रही, वो बैट पे ही थे। तो उस वक्त मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दी थी। जब थोड़ा बहुत अखबारों में नाम आना शुरू हुए, से पहले कटिंग आती थी ना अंडर 15 की, अखबार में नाम ही के पहले, तो आपको पता है किसी भी खिलाड़ी के लिए ये होता था यार अखबार में नाम आ गया ना, ऐसे ही यही बहुत बड़ी बात थी। तो जब वो बड़े बड़े अखबारों में 1-2 बार नाम आया, जंग में, एक्सप्रेस में, जब वो जैसे मैंने पहले मेंशन किया था एजेड एकेडमी के टूर्नामेंट वगैरह होते थे, या KCCA की हमारी अंडर 19, 17 होती थी, तो उसके बाद जब अखबार में नाम आया तो फिर थोड़ा सा उन्होंने बोला कि हाँ ये बच्चा कुछ कर रहा है बिल्कुल ठीक है। अच्छा सरफराज भी, फिर ओबियसली आपने क्लब के बाद जब आप डोमेस्टिक में भी आपका नाम आना शुरू हो गया था, असल रिकग्निशन अंडर 17 आपने बताया वो भी खेली, अंडर 19 का वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। इससे हम बात करने से पहले मुझे ये बताइए कि एक जनरल परसेप्शन है या बात की जाती है, बहुत से लोग क्रिकेटर्स की मैं ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि बॉर्न क्रिकेटर होता है, जिसमें खान साहब भी यही कहते हैं, ये बनता नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम लेजेंड्स की बात करें तो वसीम अकरम को भी सुनते हैं हम, वो भी बहुत बड़ा नाम है उनका, और ये कई क्रिकेटर्स का ये है कि ये करने से आती है। आपको अगर हम देखें, आप उन क्रिकेटर्स में से हैं जो शुरू से ही कैप्टन के तौर पे थे, एक कैप्टन कमोडिटी थी, इसीलिए जब आप नेशनल टीम के भी कैप्टन बने तो चीज़ें काफ़ी आसान लगी हमें, एज ए फ़ैन, एज ए क्रिकेट लवर भी समझ आ रही थी कि इसकी गेम अवेयरनेस बाकी प्लेयर से बहुत डिफरेंट है। और मैं पर्सनली समझता हूँ कि कैप्टन को एक स्टेप आगे होना चाहिए अपने लड़कों से भी और दूसरी टीम से भी। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को?
देखिए बिल्कुल आपको बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है अगर आप शुरू से कप्तानी करते हुए चले आ रहे हो ना, और पाकिस्तान टीम की और डोमेस्टिक, और अगर मैं डोमेस्टिक की भी कप्तानी की हुई ना, तो आपको ज़रा फेयर इनफ आइडिया होता है कि यार ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जाकर थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, वहाँ के जो प्रेशर है वो दूसरे होते हैं, लेकिन अगर आपकी वो जो कहते हैं ना एक बेस पूरी हुई हुई हो, जैसे कहते हैं ना कि यार अगर बंदा जो है एक प्रोसेस के थ्रू आ रहा हो ना, तो फिर वो वहाँ जाके फंसता नहीं है, बिल्कुल वो ऐसे। निकल जाता है। तो मैं अपने आप को इस हिसाब से थोड़ा सा लकी समझता हूँ कि मुझे मौका मिला 19 में कप्तानी करने का, फिर उसके बाद क्लब लेवल पे कप्तानी करी, वहाँ भी मौका मिला, फिर डिपार्टमेंट लेवल में जब मुझे फर्स्ट टाइम जो कप्तान बनाया, वो आजकल की जो KE है हमारी यहाँ, उस वक्त KESC होती थी, तो उस वक्त जो जफ़र भाई थे वहाँ पे, उन्होंने फर्स्ट टाइम वहाँ पे मुझे कप्तान बनाया। मैंने ग्रेड 2 की कप्तानी करी, फिर इसी तरह मैंने अपने क्लब भी कप्तानी करी, फिर मैंने अपने पाकिस्तान इंटरनेशनल जो मेरा इदारा है जहाँ से मैं डिपार्टमेंट मैंने सारे क्रिकेट खेली, जी। वहाँ से कप्तानी करी, फिर कराची कप्तानी करी। तो ऐसे खेलते खेलते सारे लेवल क्रॉस करते हुए जो है ना, फिर पाकिस्तान A में वाइस कैप्टन रहा, कहीं कुछ जगह पे शायद कैप्टन भी रहा, फिर उसके बाद ऐसे ही पाकिस्तान टीम में गया। तो मेरा जो एक प्रोसेस था ना, वो ऐसे ही पूरा हुआ। फिर पाकिस्तान टीम में ही मैंने 1.5 साल जो है अज़ी अली के साथ वाइस कप्तान रहा, T20 में शाहिद भाई के साथ वाइस कप्तान रहा, फिर मिर्ज़ा भाई के थोड़े अरसे जो है मैं वाइस कैप्टन रहा टेस्ट मैच में। तो मैं समझता हूँ कि मेरा एक प्रोसेस पूरा था, जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि मुझे थोड़ा सा फ़ायदा भी हुआ। और फिर नहीं तो वो हमें तो आपका माशाल्लाह परफॉर्मेंसेस में भी नज़र आया, तो आप क्या समझते हैं, बॉर्न होता है या ये करने से आ जाती है? देखिए बॉर्न तो कुछ होते हैं, कुछ कैप्टन होते हैं जो कि बॉर्न लीडर होते हैं, लेकिन ये कि जितना इंसान करता जाता है, बॉर्न लीडर को भी थोड़ा बहुत सीखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ सीखा सिखाया आता है, ऐसे ये डिफरेंट हाँ, सिनेरियो वो डिफरेंट सिनेरियो आ जाते हैं, तो उसको भी सीखना पड़ता है। जैसी वजह वो कप्तानी करता है तो उसको भी पता चलता है कि यार जब वो गलती होती है तो उसको आइडिया होता है कि यार इस टाइम पे मैं ये करता, नेक्स्ट टाइम अगर ये ऐसा कुछ होगा तो मैं ऐसा करूँगा। तो इंसान मेरी नज़र में जितना कप्तानी करता रहता है उतना सीखता जाता है। तो आपका कहने का मकसद है कि दोनों ही जो स्कूल ऑफ थॉट है वो दोनों ही ठीक है, दोनों होने चाहिए। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा थोड़ा सा हम आप वापस आते हैं 2006 के वर्ल्ड कप के लिए। ओबियसली तब उसकी कवरेज भी थोड़ा होना शुरू हुई। बाकी मैचेस तो चले जो हमने अच्छे खेले, और सेमीफाइनल की बात करते हैं, फिर इंडिया के साथ मुकाबला और बहुत लोएस्ट टोटल पे हम आउट हो जाते हैं, प्रॉब्ली 109 था शायद। जी बिल्कुल ठीक है, तो वो उस पर आउट हो जाना, और हम सारे यही थे कि अब क्या मैच देखें कि ये तो शायद विदाउट एनी लॉस कर देंगे, बट बॉल बड़ा सीम और स्विंग कर रहा था। और क्या फिर उस टाइम स्पेल होना शुरू हुआ, खासतौर पे अनवर अली ने तो शायद, वो आपने ही मेरे साथ एक दफ़ा शो में कहा था ना, उससे पहले उसने इतनी स्विंग की ना कभी बाद में की, वो किस उसकी थोड़ा सा बताइए। देखिए वो स्टोरी ये है कि जैसे आपने बताया कि हम लोग 109 पे आउट हो गए, और मैं आपको बताऊं पिच जो थी ना वो बिल्कुल ही फ्लैट पिच थी, कोई ये नहीं था कोई सीमिंग ट्रैक था। और उन्होंने जो है आके हमारे जो है ना कोई फास्ट बॉलर ने आउट कर दी, उनकी तरफ से जो आउट किए वो पीयूष चावला और रविंद्र जडेजा ने किए, ठीक है, स्पिनर ने आउट किए। और तो ऐसा नहीं था कि बहुत ही कोई सीमिंग ट्रैक, उनके भी वो जो भी खेल रहे हैं सारे वही बड़े नाम, कोई छोटा नाम था। हाँ मतलब वो एक्चुअली उस वक्त उनका मेरे ख्याल से रोहित शर्मा था, पीयूष चावला का दूसरा वर्ल्ड कप था, उसमें 2-3 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने 2004 का वर्ल्ड कप भी खेला था, और उसमें पीयूष चावला थे, रविंद्र जडेजा थे, अपना रोहित शर्मा थे। तो काफ़ी उनकी ना बैटिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग थी उनकी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैटिंग थी। तो और इसमें फिर मैंने पिच की बात की कि पिच में कोई ऐसा नहीं था कि कोई बॉल सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, बस वो एक शाम का टाइम था और उनकी बैटिंग स्टार्ट हुई है। और जो अनवर अली ने बॉलिंग की है, शायद आमिर या हसन अली के जो स्पेल मैंने विकेटों के पीछे खड़े होकर देखे, या वहाब रियाज का एक स्पेल देखा मैंने वर्ल्ड कप में, जो स्पेल था उसका ऐसे ही ये 3-4 स्पेल जो थे जो कि बहुत ही अच्छे थे। एक वो स्पेल था जो खेले के स्टार्टिंग में कि वाकई वो अनवर अली ने जो बॉलिंग की, वो ऐसी बॉलिंग शायद छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे बहुत कम देखने को मिली। जो स्विंग उसने किया, मतलब वो तो वीडियो गेम में हम प्रॉब्लम देखते हैं, मतलब ऐसी गेम स्विंग हो रही थी। फिर उससे पहले जिम्मी ने बड़ा ज़बरदस्त हमें स्टार्ट लेके दिया, उनका बड़ा ओपनर प्लेयर था, उसको बोल्ड किया। उन्हें कप्तान को बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉल करी, उसने लेफ्ट हैंडर को जो बोल्ड किया, के बाद अनवर ने जो बॉलिंग करी वो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। फिर एक पार्टनरशिप फिर लगी थी, फिर वो जो फिर आइसिंग ऑन द केक होता है ना, वो फिर अख्तर अय्यूब ने किया, उसने आउट करके फास्ट बॉलिंग करके जो उसने आउट किए, वो आइसिंग ऑन द केक था। और वो क्या शानदार विक्ट्री थी। और उसके बाद माशाल्लाह आपकी क़यादत में वर्ल्ड कप जीता, और अगेन इंडिया से जब जीते हैं तो एक बहुत ज़्यादा एक उसकी एक लाइमलाइट में बहुत स्ट्रॉन्ग थी। आप हमेशा से देखें, अगर आप इंडिया की 19 की टीम देखें तो उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आप जब भी देखें तो उनके बैट्समैन बहुत अच्छे होते हैं, और उस वर्ल्ड कप में भी यही था कि उनकी पहले 3 से 4 के अलावा किसी की बैटिंग ही नहीं आई हुई थी, और सेमीफाइनल में उन्होंने शायद अगेंस्ट इंग्लैंड कोई 350 रन किए थे और 3 या 4 ही आउट हुए थे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप थी उनकी, और
जो हमारे बॉलरों ने बॉलिंग की वो बहुत ज़बरदस्त। बहुत ज़बरदस्त थी। अच्छा, जिस तरह आपने कुछ बॉलर्स का बात की कि बहुत ज़बरदस्त आपने स्पेल को कीपिंग की है सब बॉलर्स को, इवन उसमें अगर कुछ और नाम भी ऐड कर दें तो शुएब अख्तर, मोहम्मद आसिफ भी आते हैं, आमिर देखिए वगैरह। मेरी आप कहते हैं कि बैड लक कह रहे हैं, देखो इन दोनों को मैंने खेला है, सॉरी की विकेट कीपिंग करी है, लेकिन प्रैक्टिस मैचेस में इत्तेफाक हुआ है मेरा जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पर इत्तेफाक होने, तो आसिफ भाई की तो बॉलिंग हाँ बिल्कुल। देखिए। हाँ, शुएब भाई की मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उनकी गेंद पे कैच पकड़ा था अब्दुल रहमान का, तो बड़ा अच्छा कैच था, तो उस पर उस वक्त उन्होंने मुझे शाबाशी दी थी। बड़ा अच्छा कैच पकड़ा था उनकी बॉल पे मैंने। 2008 की चैंपियन ट्रॉफी जो कि 2000 शायद साउथ अफ्रीका में हुई है, साउथ अफ्रीका में हुई है, तो उसका कैंप लगा हुआ था। हाँ। उसका कैंप लगा हुआ था, पहले वो कैंप लाहौर में था, फिर लाहौर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, फिर उसके मैचेस के लिए हम मुल्तान गए थे खेलने के लिए, तो वहाँ पे शुएब भाई को मैंने किया और मैंने डोमेस्टिक में खेला भी इन है। सब में से आपको कौन सा ऐसा बॉलर लगा कि ये जिसको आपको एज ए कीपर भी आपको सब पता चल जाता है, तो किसको लगा कि ये सबसे मुश्किल बॉलर है? मुश्किल तो देखिए ऐसा नहीं है, मुश्किल देखिए मुश्किल इन सेंस कि बैट्समैन को ट्रबल कर रहा है या आपको लग रहा हो कीपिंग करते हुए कि यार ये देखिए तो मैंने तो इतना नहीं देखा, लेकिन ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखें तो मोहम्मद आसिफ ऐसे बॉलर थे कि जो देख के भी लगता था यार कि जिस तरीके से ये बॉल कर रहे हैं, ये किसी भी पिच पे बैट्समैन के लिए ये मुश्किल हो सकते हैं, ये मोहम्मद आसिफ मजिशियन जैसे, तो इसीलिए हाँ, तो उनको कहा जाता है। उनको बड़ा आइडिया था बॉल करने का, और अक्सर जो थोड़ा बहुत टाइम उनके साथ गुजरा भी है एकेडमी में, तो वो ये कहते हैं ना यहाँ से बहुत तेज़ बॉलर थे वो दिमाग से। उनको पता था कि यार कौन सी पिच पे किस तरीके की बॉलिंग करनी है, आई थिंक। और बॉलर की क्लास भी यही होती है कि वो पिच देख के उसको आइडिया, जैसे कहते हैं ना बैट्समैन को कि यार पिच के हिसाब से खेलना, कि पिच कैसी है इसके हिसाब से बैटिंग करना, तो वो एक बॉलर मैंने और देखा। इवन उनकी जो सबसे अच्छी चीज़ जो नज़र आई, जो उनके पास स्किल तो थी, वो बैट्समैन को बड़ा अच्छा रीड करते थे कि वो कौन फ्रंट फुट पे, हाँ ये बॉलर फ्रंट फुट पे कौन अच्छा खेलता है, बैक फुट पे क्या है, ये उनकी बहुत बड़ा आर्ट था कि वो बैट्समैन को अच्छा रीड करते थे और पिच के हिसाब से बॉलिंग करते थे। बिल्कुल ऐसे। सरफराज भाई, इधर से गुफ्तगू दोबारा स्टार्ट करेंगे, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके ज़रा चैंपियन ट्रॉफी और दूसरी डिस्कशन आपसे मजीद करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है, अभी दोबारा वापस आके इसी से स्टार्ट करते हैं। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, और सरफराज अहमद से जहाँ से हमने डिस्कशन को रोका था वहीं से दोबारा स्टार्ट करते हैं। काफ़ी कैप्टन के अंडर भी आप खेले, जिसमें 4-5 नाम लिए, यूनुस खान भी थे और अफरीदी भी थे, मिसबा भाई भी थे। किसके साथ लगा, या हफीज़ भी आए काफ़ी, किसके साथ लगा कि यार ये ना टीम को अच्छा लड़ाता है, या आपको लगा हो कि मेरे जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कैप्टनसी का, अपनी अप्रोच है उसको ज़्यादा रिलेट करता है? देखिए मैं ज़्यादा के अंडर तो नहीं खेला, ऑब्वियसली शुएब भाई कप्तानी में मेरा डेब्यू हुआ था और यूसुफ भाई कप्तानी में मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ, और उसके अलावा जो ज़्यादा मैं अंडर खेला वो मैं खेला मिसबा भाई के साथ और अजहर अली के साथ और शाहिद भाई के साथ T20 क्रिकेट। मिसबा भाई की जो स्पेशली जो टेस्ट मैच की उनकी रीडिंग थी ना, वो बहुत ज़बरदस्त थी। जिस तरीके से वो गेम को समझते थे, वो ये समझते थे कि यार गेम किस तरफ जा रहा है, तो उनका जो कप्तानी करने का अंदाज़ था ना वो बहुत ज़बरदस्त था। वो गेम को अंडरस्टैंड करते थे और बहुत अच्छे से समझते थे, और कि भाई गेम तीसरे चौथे दिन कहाँ जाएगी, हाँ। 5वें दिन कहाँ जाएगी। तो आई थिंक ये कैप्टन का जो है गेम को रीड करना कि क्या जगह थी, वो उनका बहुत ज़बरदस्त था। और शाहिद भाई के साथ मैंने जो है वो T20 में खेली है, तो वो ज़रा एग्रेसिव, वो टोटल एग्रेसिव, वो उनको पता जैसे है उनका। और अजहर अली के साथ जो सबसे अच्छा कप्तान और शरीफ कप्तान देखा है मैंने, वो अजहर अली। मैं उसका आवाज़ कप्तान होता था, लेकिन मैंने बोला भैया यार इतने शरीफ कैसे काम चलेगा यार, वो बहुत शरीफ आदमी थे। हाँ, ये इसमें तो सारे मानते हैं जी, सबसे शरीफ प्लेयर भी थे। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़े तो वर्ल्ड कप के बाद ना आपका नाम काफ़ी आना शुरू हो गया था न्यूज़ के अंदर भी और एक सर्किट के अंदर कि ये अब लड़का ना बिल्कुल टीम में आने को तैयार है। बट उस टाइम कामरान अकमल की परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी शानदार चल रही थी और बड़ा वो अच्छी परफॉर्मेंस के साथ टीम का पार्ट भी थे। बट डेब्यू होता है फिर 2007 में आपका। एक ये बताइए कि जब एक बच्चे ने 10-15 साल 12 साल पाकिस्तान के अंदर, तो इसी तरह कल्चर ना 5-6 साल का आप शुरू हो जाते हो गली के अंदर, जब टीम में नाम आता है तो वो क्या फीलिंग थी, और जब सबस झंडे को सजाना, सीने पे वो ब्लेज़र के साथ जाना, वो बताइए ज़रा, वो कितनी बड़ी अचीवमेंट लगी आपको? देखिए किसी भी क्रिकेटर के लिए पाकिस्तान की कैप पहनना जो है ना वो सबसे बड़ा अल्टीमेट जो है ना वो होता है ज़िंदगी में ना, कि यार ये, क्योंकि जो भी बच्चा क्रिकेट खेलता है या आज भी कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, उसका अल्टीमेट गोल होता है कि यार मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो ऑब्वियसली हमारा भी यही गोल था कि यार पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो बस ये था कि जब अंडर-19 के बाद हम खेल के आए, तो फिर हमने जो है पाकिस्तान एकेडमी
का टूर्स वगैरह किए, पाकिस्तान में खेले थे, तो डोमेस्टिक चल रही थी उस दौरान ना। तो मैं PI से खेल रहा था, तो हमारे 2 मैच जो है पहले शेखुपुरा में थे, फिर तीसरा मैच जो है वो पेशावर में था। अच्छा। तो हम ये मैच खेल के उस वक्त जो हमारी टीम के साथ जो शुएब भाई जो है हमारे स्पोर्ट्स के हेड थे, शुएब मोहम्मद साहब, तो वो हेड थे। तो हम लोग पेशावर से वापस आ गए मैच खेल के केरल पे। हमने एक दिन प्रैक्टिस करी ठीक। और हम पिंडी में ठहरे हुए थे वहाँ पे ना, कमेटी चौक के ऊपर ब्लूज के होटल में। तो उस वक्त मोबाइल नहीं था मेरे पास ना, तो शुएब मोहम्मद साहब के पास जो है वो उनका फ़ोन आया, जो उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे सलाउद्दीन सल्लू साहब। तो उन्होंने शुएब भाई को फ़ोन किया कि सरफराज का है। तो उन्होंने बोला कि जी वो सरफराज यहाँ पे है, और कहना उन्होंने बोला जी आप उसको जो है ना फ़ौरन लाहौर भेज दें, अच्छा। उसने इंडिया जाना है। हाँ, इंडिया जाना। तो उस वक्त पहली बार पता चला। तो मतलब वो खुशी जो है वो बयान नहीं की जा सकती। ऑब्वियसली आप पाकिस्तान के लिए आपको कॉल अप आना, और मतलब वो खुशी ऐसी थी कि जो हमेशा जो है वो याद देगी। तो वो मोमेंट हमेशा याद आता है जब सल्लू भाई ने उनको कॉल करी। फिर मैं वहाँ से बैठ के, अब मसला ये होगा केरल का स्टेडियम, अब बैग जो है वो केरल स्टेडियम में, और मैं रात में जो है वो डाइवो से निकल गया। फिर उन लोगों को बोला, फिर उन लोगों ने मेरा बैग जो है अच्छा। जो है डाइवो के थ्रू जो है ना फ़ौरन भेजा, और फिर बहुत जल्दी काम हुआ। एक दिन में जो है वो वीज़ा लगा इंडिया का। अब बस लाहौर में पहुंचा हूँ और अगले दिन मैं कराची गया हूँ और फ्लाइट पकड़ के फिर। माशाल्लाह। और मेरा सरफराज भाई इसमें मानना ये कि दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड। देखें ना, 22-23 या 24 करोड़ की आबादी, उसमें से 11 लोगों का खेलना, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं है। और समहाउ मैं तो रिलेट करता हूँ इन सोल्जर की तरह आप लोगों को भी, जिस तरह वो अगर बॉर्डर पे लड़ते हैं तो आप मैदान के अंदर लड़ते हैं। तो इसीलिए किसी ने बंदे ने मेरे से पूछा कि हीरोज़ क्यों कहा जाता है इन्हें, तो मैंने कहा अगर आप इनका पैशन देख लें ना, अगर आप इनकी मेहनत पीछे देख लें, एक बंदे की पीछे क्या स्ट्रगल है, तो आपको नजर आएगा। ये तो बात फैक्ट है कि कोई भी जगह क्रिकेटर कोई अच्छी जगह मकाम जाता है या उसको मकाम मिलता है तो उसकी स्ट्रगल होती है। ऐसा नहीं होता कोई 20-22 साल हमारे इतने बड़े बड़े क्रिकेटर जो है सारे जितने भी खेले, जो भी इतने लंबा अर्सा क्रिकेट खेलता है, तो वो एक स्ट्रगल के थ्रू जो है ना उस जगह पर पहुंचता है। और फिर उस जगह को मेंटेन करना ये बड़ी बात होती है कि वो वहाँ पे पहुँचे और उस जगह को मेंटेन करे और फिर अपने कैरियर का एंड जो है वो उसी अंदाज में करे, इसी अंदाज में उसका होना चाहिए। तो आई थिंक ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। तो वो लोगों को शायद लगता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन उसने पीछे जो है ना बहुत स्ट्रगल की भी होती है, काफ़ी कुछ जो है ना उसने सहा होता है, उसके बाद ही उसको अल्लाह ताला फिर वो मकाम देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और फिर आपको थोड़ा सा गैप आया और 2010 में फिर आपको टेस्ट कैप भी मिली, जो मेरा ख्याल है ये भी एक ड्रीम होता है किसी भी प्लेयर के लिए कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आपको अपॉर्चुनिटी मिली। फिर 2012 जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा, एशिया कप भी लास्ट जो हम जीते हुए हैं, कई दफ़ा फाइनल खेल चुके हैं बट नहीं उसके बाद जीत पाए, उसका भी आप पार्ट थे। जर्नी आपका चलता रहा, मिक्स एंड मैच, एक आपका कभी इन कभी आउट, बट यू वर पार्ट ऑफ द टीम समहाउ। फिर आगे आता है, फिर आप एज ए कैप्टन आ जाते हैं, ठीक है। वो जब एज ए कैप्टन आया, वो कैसी सेल्फ एस्टीम फील किया आपने कि यार ये जो मेरा, ऑब्वियसली एज ए प्लेयर तो खेल ही रहे थे, वो कितना प्राउड मोमेंट थी? देखिए बहुत ही पाकिस्तानी कैप्टन करना आई थिंक सबसे मुश्किल प्राउड मोमेंट होता है। और मुश्किल तो देखिए होता ही होता है मुश्किल तब हो जाता है जब आप हारना शुरू हो जाते हैं नहीं, वो आप 10 मैच जीते, एक हार गए, तब भी तनकीद ऐसी जालम आती है कि थोड़े हालात भी चेंज हो गए थे। हालात बदल गए, क्या कहते हैं वो एक हालात तो वो हालात जज्बात बदल गए। हाँ, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, तो वैसा ही था। लेकिन देखिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था। अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है मुझे उस काम के लिए चुना और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तानी कप्तानी करी। और अल्लाह का शुक्र है जितना टाइम भी कप्तानी करी बहुत अच्छा टाइम गुजरा। ठीक है, उतार चढ़ाव तो रहता ही है आपके लाइफ में, उसी से इंसान सीखता है। लेकिन जितने भी अरसा कप्तानी करी और बहुत अच्छा कप्तानी करी, बहुत मज़ा आया कप्तानी करने में। ठीक है, पेशे ज़रूर था, लेकिन जितने भी लड़के मेरे साथ खेले सब ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया और बिल्कुल भाइयों की तरह हम रहे। तो जिसकी वजह से वो जो टाइम मेरा गुजरा तो हमारे रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे बने लड़कों से। मेरी कोशिश भी यही थी कि ग्राउंड के अंदर जो भी है वो ग्राउंड के अंदर है, ग्राउंड के बाहर वो चीज़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो ग्राउंड के अंदर जो मेरा मूड है या जो मेरा एग्रेशन है वो मैं ग्राउंड के बाहर लेके जाऊँ, इसमें कोई शक तो नहीं है। अल्लाह का शुक्र है जितने भी मेरे सारे छोटे भाई थे या जो बड़े हमारे सीनियर प्लेयर थे, तो वो रिस्पेक्ट का जो एलिमेंट था वो हमेशा ग्राउंड के बाहर बहुत ज़्यादा रहा, ग्राउंड के अंदर भी रहा, लेकिन ग्राउंड के बाहर ज़्यादा रहा, जिसकी वजह से जो भी हमारा टाइम गुजरा बहुत अच्छा गुजरा। वो बिल्कुल, उसमें मैं बताता हूँ, मैं जब भी किसी प्लेयर से पूछा वो अभी भी सारे आपको कप्तान कह के इसी वजह से बुलाते हैं। अरे वो कि वो आपने जिस तरह उनको बनाया, क्योंकि देखिए ये क्रेडिट था
नहीं देखिए, ये मैं इस लफ्ज़ को बिल्कुल नहीं मानता। मैं अपने आप को देखिए खुशनसीब इसलिए समझता हूँ कि मेरे साथ ये लड़के खेले। बनाने वाली जात तो खैर अल्लाह ताला की है। लेकिन आप देखिए, मैं उसकी एक एग्जांपल कोट अगर करना चाहूँ, मिकी आर्थर से और ग्रांट फ्लावर से जब एक बात होती थी ना, तो वो मैं अक्सर पूछता था पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन फ्लावर से तो आपका बड़ा अच्छा है। वो तो कईयों के साथ है ना। नहीं, फ्लावर तो पहला वाला था ना। वो पहला वाला सबसे पहला वही था। सबसे पहले कराची में बड़े बड़े बुढ़े पर की तस्वीर लगी हुई है, आज भी लगी रहती है। आज भी लगी रहती है। फिर उसके बाद कई शामिल हुए। हाँ, बहुत सारे शामिल हुए, हम भी हैं उसमें। तो उनसे मैंने पूछा कि पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन कौन है। अक्सर मैंने नेट पे बात होनी उनसे, तो उन्होंने कहा जी एक तो बाबर आजम, अभी बाबर टीम में नहीं आए थे। दूसरा उन्होंने कहा समी असलम। अब समी असलम अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि वो ना सिलेक्शन हुई, जो भी है नेपोटिज्म का मसला, उसके बकौल वो चले गए। नहीं, उसका मसला सही था। हाँ मतलब मैं वही ना, समी असलम का जो मसला था वो उसको सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया लोगों ने। इवन उनसे एक दफ़ा मेरी बात हो रही थी उस टाइम के जो, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, वो कोच ने कहा जी अपने फैट लेवल तू कट कर इन पंजाबी। उसने 2 डबल सेंचुरी की डोमेस्टिक मैच में, तो उसको कहा गया कि अपने फैट लेवल पहले कम कर, फिर तू आएगा। एक बच्चा जो इतनी परफॉर्मेंसेस दे रहा है इंटरनेशनल लेवल पे भी, डोमेस्टिक में भी, जब उसको इस तरह डिग्रेड किया जाएगा तो ऑब्वियसली फिर वो कहीं ना कहीं तो उसको हिट पड़ेगी। दूसरा बाबर आजम का उन्होंने कहा, बाबर आजम उस टाइम टीम में नहीं था। यू वर द कैप्टन, आई एम द विटनेस एज वेल। इनकी मीटिंग में कई दफ़ा मैं बैठा होता था, उन्होंने, आपने उनका पूरा साथ दिया है कि बाबर को नंबर 3 देना है। प्लेयर को मैं बनाने की जो बात कर रहा हूँ, देखिए उस टाइम हफीज़, आपको पता हफीज़ भाई का भी नंबर 3 का स्लॉट था, अजहर अली भी कई दफ़ा खेलते थे, कई नाम थे डिफरेंट। कई दफ़ा उमर अकमल को भी ट्राई किया गया था, बात ये भी होती थी अहमद शहजाद को भी लाया जा सकता 3 पे, बट जब टैलेंट आइडेंटिफाई किया कोच और कैप्टन ने, तो आप लोगों ने उस पर स्टिक किया। होता क्या है, अगर आज उमर अकमल या कई प्लेयर दूसरे वो बात करते हैं तो कई दफ़ा उनको होता है कि यार हमें वो नंबर नहीं दिया गया। आपको याद होगा वर्ल्ड कप के ऊपर उसने खान साहब को कंप्लेंट भी कर दी थी कि मुझे नहीं कराया जाता 16 में। तो उसके लिए मैंने प्लेयर बनाने की एग्जांपल मैंने देनी नहीं थी, लेकिन आपने डिनाई किया तो मैं आपको याद करा रहा हूँ कि आपने स्टिक किया और अपने प्लेयर को बनाया। अगर आज हम लेजेंड देखते हैं, बाबर आजम को लिविंग लेजेंड कहते हैं, तो उसके पीछे कोच का भी उतना ही रोल है, उतना ही उससे ज़्यादा मेरी नज़र में आपका रोल है कि जिसने उसको टैलेंट को समझते हुए एग्जीक्यूट करवाया। देखिए ऑब्वियसली आपने जो बाबर की बात की, तो बाबर का जो टाइम ग्रांट फ्लावर के साथ था, क्योंकि दूसरों को बैटिंग कोच था तो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ उसका टाइम गुजरा, क्योंकि ग्रांट फ्लावर 2014 से पाकिस्तान टीम के साथ रहा, फिर उसका बड़ा अच्छा टाइम गुजरा हमारे साथ। वो ग्रांट फ्लावर हो गए, एक हमारा ट्रेनर था ग्रांट ल्यूटन, फिर मिक्की ने टीम को ज्वाइन किया 2016 में जब हमारा इंग्लैंड का टूर था, तो वहाँ से उसने ज्वाइन किया। तो ऑब्वियसली ये था कि जब आप एक नई टीम बना रहे होते हैं तो उस वक्त हमारे पास ज़्यादातर जो है ना वो यंग लड़के थे। तो बाबर का भी डेब्यू, जब मेरा पाकिस्तान से था डेब्यू, तो बाबर का उस वक्त T20 में मेरे कप्तानी के अंदर ही डेब्यू हुआ था। उस वक्त बाबर जो है वो आ रहा था लाइमलाइट में, तो बाबर का डेब्यू हो चुका था 2015 में। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आया था। तो जब आप नई टीम बना रहे हो तो आप देख रहे होते हैं कि यार लॉन्गर वर्जन में जो है आपको जो है कौन से बंदे ऐसे जाएंगे जो कि आपकी टीम को लेके चलेंगे। और बाबर का गेम भी ऐसा ही है कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि गेम को लेके चलता है। तो हमारी भी यही प्लानिंग थी कि बाबर आजम जो है वो वनडे क्रिकेट में 3 नंबर पे खेले, ताकि ये टीम को लेके चले, 50 ओवर खेले और बाकी सारे जो है फिर इसके इर्द गिर्द खेलें। ऑब्वियसली उस वक्त टीम में शुएब भाई भी थे, हफीज़ भाई भी थे, तो एक जो हमारा सीनियर और जूनियर का जो कॉम्बिनेशन था उसको लेके चल रहे थे। फ़खर जमान जो है ऊपर आ गए थे चैम्पियन ट्रॉफी के बाद से। तो बाबर का ये था कि उससे पहले वाली जो सीरीज़ हमारी हुई थी वेस्ट इंडीज़ की, उसी सीरीज़ में ही वो नंबर 3 आ गए थे। तो वहाँ से फिर उनको 3 लेके चले। तो फिर माशाल्लाह जिस तरीके से उन्होंने ग्रो अप किया एज अ प्लेयर, आई थिंक वो उनकी अपनी एफर्ट है, उनकी अपनी मेहनत है। और हमने वो टाइम देखा है जब बाबर आजम को बाबर आजम बनते हुए देखा है। हम अपने आप को इसलिए खुशनसीब समझते हैं कि लोग देखते हैं कि आज माशाल्लाह उसकी कवर ड्राइव की तारीफ़ करते हैं, उसकी हर शॉट की तारीफ़ करते हैं। तो हम अपने आप को इसलिए खुशनसीब समझते हैं कि बाबर आजम जब बाबर आजम बन रहा था तो उसके उस वाले टाइम में हम उसके साथ थे। और के उसकी मेकिंग में आप लोगों का नहीं मेकिंग में नहीं, याद है देखे बंदे की अपनी एफर्ट भी होती है, वो उसकी अपनी एफर्ट थी। और जिस तरीके से उसने अपने आप को ग्रो अप किया और उसकी जो सही जो जहाँ से बाबर आजम जो हुआ है ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, वो हुआ साउथ अफ्रीका टूर, जो हमने 2019 में जब वो टॉप बॉलिंग के अगेंस्ट तो वो खेल ही रहा था। लेकिन असल जो परफॉर्मेंस जो बंदा इम्प्रूव करता है जब वो टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्म करना शुरू करता है ना टॉप बॉलिंग के अगेंस्ट टॉप जगह पे, तो वहाँ से बंदे के अंदर ना बहुत कॉन्फिडेंस आता है। जिस तरीके से वो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज़ खेला अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, और बहुत मुश्किल पिचेस थी वहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से वहाँ उसने बैटिंग करी अगेंस्ट डेल स्टेन, रबाडा, फ्लैंडर, ओलिवर के अगेंस्ट, तो वहाँ से जो उसका कॉन्फिडेंस ग्रो अप हुआ है, तो माशाल्लाह आज पाकिस्तान का कैप्टन है और पाकिस्तान को नाम जो है वो दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है।
अच्छा, थोड़ी सी अब आगे चलें तो वो हम बात चैंपियन ट्रॉफी का जिक्र ना करें, आपका इंटरव्यू हो तो वो इंटरव्यू अधूरा रहता है। उससे पहले बात करें तो हमारी क्वालिफिकेशन बड़ी मुश्किल थी, बड़ी मुश्किल से हमने श्रीलंका वगैरह को हरा के 8वें नंबर पे आए। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब पार्टिसिपेशन से पहले तमाम कैप्टन के ना छोटे छोटे इंटरव्यूज़ हुए, तो आपने कहा जी वी आर हेयर फॉर टू विन द चैंपियन ट्रॉफी, नॉट फॉर द पार्टिसिपेशन। तो इधर काफ़ी हेडलाइन लगी पाकिस्तान में कि ये अभी कैप्टन बना, ये क्या स्टेटमेंट दे रहा है, ये तो क्वालिफिकेशन आपकी हो नहीं रही और ये एक स्टेटमेंट दे रहा है कि हम जीतने के लिए आए हैं। तो क्या उस शुरू में था कुछ ऐसा जज्बा, कुछ थी सोच कि यार जीत जाएंगे, और ख़ासतौर पे जो पहले मैच में मार इस तरह की पड़ गई इंडिया से क्या लगता था? देखिए, जब ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है ये हमारी क्वालिफिकेशन थी 2015 में, आपने बताया श्रीलंका को हरा के हम लोग पहुंचे और उस वक्त अजय अली कैप्टन थे, तो वो थी विक्ट्री जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। अजय अली कैप्टनसी में हमने जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया, वरना हम क्वालिफाई नहीं कर पाते, ठीक है। और फिर जब मैं कैप्टन बना, जो हमारी पहली सीरीज थी 2017 में, वो मेरी पहली सीरीज थी वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के लिए 2019 की, वरना वो 2019 वाली जो PSL थी वो फिर हम थोड़ी लेट इस वजह से होती है, फिर पाकिस्तान को क्वालिफिकेशन खेलनी पड़ती है जिम्बाब्वे में, जो कि अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज़ ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। तो ये जो वर्ल्ड कप था, तो ऑब्वियसली हम 9 और 8 के थे जब हम जीते वेस्ट इंडीज से, तो हम 8 पे आ गए थे। तो उसमें सीधा एक गोल ये था कि भाई बात देखिए, आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत क्या है, जब आप हैं ही 8वें नंबर की टीम, तो आपने फिर बात भी ऐसी करनी है, भाई हमारे पास नथिंग टू लूज है ना, भाई हम करने क्या है यहाँ पे, ऐसे ही है। तो बात देखिए, अगर आप ये सोच के जाएंगे, कोई अच्छी सोच थी उस वक्त, कोच ने भी बोला कि भाई हम जब भी बात करेंगे हम यही बात करेंगे, भाई हम यहाँ पे क्रिकेट खेलने आए ताकि हमारी टीम का इम्पैक्ट पड़े, और जब बात करनी आए तो लोगों को पता चले कि हाँ यार ये कॉन्फिडेंस के साथ आए इस टूर्नामेंट में। तो भाई यही था कि यार नथिंग टू लूज, वी आर हेयर कमिंग फॉर विन द चैंपियन ट्रॉफी। तो वो एक बात थी, एक थॉट थी। कोई भी टीम आती है तो टाइटल जीतने के लिए आती है, कोई भी टीम आती है वो कोई भी टाइटल हारने के लिए नहीं आती। तो हमारा भी यही था कि बस आए हैं और कुछ करने के लिए आए। ऑब्वियसली पहला मैच जिस तरीके से हारे, तो वो क्योंकि पहले मैं आपको बताऊं वाली जो इंडिया का मैच था, एज अ कैप्टन तो बहुत सारे मैच मतलब पहली सीरीज थी खेली, लेकिन एज अ प्लेयर 2-3 मैच खेले थे मैंने इंडिया के अगेंस्ट, लेकिन एज अ कैप्टन पहला मैच। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि पहले मैच में और आखिरी मैच में क्या फ़र्क था, तो वो प्रेशर का फ़र्क था। अच्छा, हाँ, प्रेशर बहुत ज़्यादा था, आइडिया नहीं था। फिर जिस तरीके से मीडिया कॉन्फ्रेंस आपको पता होती है इंडिया पाकिस्तान के मैच में, ऐसा लगता है कि आप एक सेमिनार में आए हुए, ऐसे ही है। तो बहुत सारे जो है वो क्वेश्चन आंसर वगैरह होते हैं वहाँ पे। तो वो जो एक एज अ टीम जो है ना, हम वाला मैच बहुत अंडर प्रेशर खेले। अगर आप हमारी टीम की परफॉर्मेंस भी देखें, फील्डिंग भी ख़राब, बॉलिंग भी अप टू द मार्क नहीं थी, बैटिंग भी अच्छी नहीं हुई, तो वो सारी चीज़ें कुछ अच्छा हुआ ही नहीं उस मैच में। तो जिस तरीके से बहुत मार पड़ी, फिर जिस तरीके से हमेशा सब जिक्र करते हैं कि हमारी एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई और इसमें हमारे सीनियर प्लेयर्स, हमारी मैनेजमेंट, कैप्टन जो भी थे, उन्होंने मतलब ये होता ना कि फेस टू फेस रियलिटी टॉक करी कि यार क्या हम इस क्रिकेट से आगे क्रिकेट खेल सकते हैं, या चैंपियंस ट्रॉफी में, या उसके आगे अलावा क्या गलतियां हैं आपने बताया। हाँ, क्या गलतियाँ। तो उसमें फिर उसके बाद बहुत अच्छी बात हुई और वो एक हम वो अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लेके उठे, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने जो टीम का हाथ पकड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही। जी, सरफराज अहमद से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, बट अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। सरफराज अहमद से कुछ मजीद क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा सरफराज भाई, फिर उसके बाद जर्नी थोड़ा स्टार्ट होता है, अच्छा होना शुरू होता है। श्रीलंका वाला मैच बड़ा वाइटल था, ठीक है, वो डू एंड डाई था, क्वार्टर फाइनल था एक समहाउ, उसमें भी अच्छा स्टार्ट होता है, एकदम कोलैप्स होती है बैटिंग, आप और आमिर आ जाते हैं। आमिर का इंटरव्यू मैंने किया, कहता है मैंने कहा बाबू आपने आउट नहीं होना, मैं नहीं होता। तो आपको अच्छा, मुझे भी यही था कि मुझे अपनी तो टेंशन नहीं थी, क्योंकि वो ज़्यादा अटैक ना आमिर पे कर रहे थे, वो ज़्यादा अटैक आमिर पे कर रहे थे, क्योंकि आमिर पे उन्होंने बहुत क्लोज फील्डर जो है लिए हुए थे। उस वक्त एकदम जो है ना बॉल मूव होना शुरू हुआ, मूव हो नहीं था, क्योंकि हमारी सौरन की तो पार्टनरशिप हुई थी। फ़खर ने मेरे ख्याल से 50 किया था, और भैया ने भी जो है वो अजय अली ने भी ऐसी कोई किया था 50-60 का, 120-22 रन की तो हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है। पहले आउट हुआ है फ़खर, उसके बाद एकदम बॉल जो है मूव होना शुरू हुआ है और एकदम हमारे 5 आउट हो गए। तो मुझे अपने से ज़्यादा टेंशन जो है ना वो आमिर की थी कि यार ये आमिर को, तो वो आमिर को ना आउटसाइड ऑफ स्टंप जो है ना उसको कोशिश कर रहे थे कि ये बल्ला हैंग करे और इस तरह गली और पॉइंट में तरफ एज हो जाए। लेकिन आमिर ने मुझे बोला बाबू आप खेलते रहो, बस आप खेलो। तो मेरा यही था कि यार उसको मैंने यही बोला कि यार अगर हम पूरे ओवर खेलेंगे ना, ओवर क्यों नहीं दिखेंगे, 70-75 रन थे उस वक्त रह गए थे। लेकिन आमिर ने जो बैटिंग की मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा अच्छी बैटिंग
आमिर उनके उनके फिटनेस ने भी बड़ा साथ दिया हमारे वो काफी। तो आपको पता है उस दिन हमारी अम्मा बैठी दुआ कर रही थी ना। ऐसे ही है। तो हमारी अम्मा बैठी हुई थी ना उस दिन, तो वो कई दुआ कर कहते रही ना उस दिन बाकी ऐसे था कि जैसे फिश्ते उनके हाथ से उस दिन बॉल हाँ। लेके गिरा रहे। तो वो उस दिन हमारी अम्मा बैठी हुई दुआ कर रही थी। ऐसे ही। तो ऐसा ही था बिल्कुल उस दिन। और आमिर ने जो उस दिन बैटिंग करी, मेरे से ज़्यादा अच्छी बैटिंग आमिर ने करी, क्योंकि जितना कॉन्फिडेंटली उस टाइम पे वो खेल रहा था, किसी भी बॉलर जो है जो कि इतनी अच्छी बैटिंग ना करता, आमिर तो खैर अच्छी बैटिंग करता, लेकिन फिर भी उस टाइम पे बैटिंग करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिस तरीके से बॉल मूव हो रहा था, एकदम अचानक बॉल मूव होना शुरू हुआ। तो आमिर ने जो बैटिंग करी वो बहुत ज़बरदस्त था। फिर हम साउथ अफ्रीका से जीते हुए थे मैच, फिर एक मोमेंटम बनना शुरू हाँ, हुआ। बिल्कुल। सेमीफाइनल में आए, इंग्लैंड बड़ी तगड़ी साइड थी और लगता था कि ये ना बड़ा वन साइडेड मैच हो जाएगा। बहुत खूबसूरत मैच खेला। आमिर की इंजरी थी, रुमान रईस को आपने रखा, उसने अच्छा परफॉर्म किया, सब ने बड़ा अच्छा चेपन किया। तो बड़े उस पूरे अगला चैंपियन ट्रॉफी में जो ना हसन अली का जो रोल था ना, वो बहुत ही हाँ, वो तो आउटस्टैंडिंग था। ही बिल्कुल ऐसे। एक यंग लड़का, देखें ये होता है ना, यंग बच्चा होता है कि यार वो इनएक्सपीरियंस होता है, लेकिन जिस तरीके से उसने जिस मैच्योरिटी के साथ जो बॉलिंग करी ना वो चैंपियन ट्रॉफी में, हर उस जगह पे हसन अली ने हमें विकेट दिला के दिए जहाँ पे हमें विकेट चाहिए थी। आप साउथ अफ्रीका वाला मैच उठा कर देखें, फैफ डुप्लेसी, जोपी डोमिनी बैक टू बैक, ठीक है, अगेंस्ट श्रीलंका कौशल मेंडिस बहुत अच्छा खेल रहा था, आते ही उसने उसको जो है ना ऐसा आउट क्लास बॉल किया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपना इंग्लैंड वाला मैच देखेंगे, मॉर्गन, ठीक है, मॉर्गन को आउट किया उसने इंपॉर्टेंट टाइम पे, उस वक्त वो सेट होने जा रहा था, उससे पहले जॉनी बेस्टो को उसने आउट किया। फिर चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में आमिर ने जो स्पेल किया, वो तो हमेशा मैं उसकी बात करता हूँ, बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी उसने। थोड़ी सी लंबी बात कर लेते हैं। वो मेरा ख्याल है जिस डिजर्विंग कैंडिडेट था मैन ऑफ सीरीज का, टूर्नामेंट का, तो वो उसने क्या खूबसूरत किया, परफॉर्मेंस दी। फाइनल आता है और फिर बहुत हाइप बनती है और इंडिया वालों ने जो ऐड भी चलते हैं और सब बातें होती थी, मौका मौका होगा, क्या क्या होगा। पाकिस्तान आता है और आपकी फिर अगेन प्रेस कॉन्फ्रेंस, पूरा मुल्क देख रहा होता है कि सरफराज धोखा नहीं देगा, और सरफराज कहते हैं जी नहीं, हम चैंपियन ट्रॉफी जीतेंगे। बड़ा टोटल लगता है, फ़खर की इनिंग्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाती है, 9 बॉल पे आउट होना, ये भी एक मिरेकल था। मेरा ख्याल है पूरी चैंपियन ट्रॉफी एक मिरेकल ही बनती गई। और फ़खर कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान ने जब भी कोई बड़े काम किए ना, पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, मिरेकल ही कोई ऐसे ही है। हाँ, तो एक बड़ा 349 का टोटल, बड़ा गैगेंटिक टोटल था, बट हमें लगता था कहीं ना कहीं कि इंडियन की जो बैटिंग लाइनअप है, नाम देखने शुरू करे, शर्मा, धवन, कोहली, धोनी, युवराज, तो ये तो कुछ भी नहीं लग रहा था। ये भी लग रहा था जिस तरह की बैटिंग पैराडाइज थी। वो आते हैं, ऊपर से आमिर आउट करते हैं, कोहली को जब आउट करता है तो अजहर भाई क्या छोड़ देते हैं। वो आमिर से तो मैंने पूछा, कहते मैं तो बयान ही नहीं कर सकता कि 15-16 सेकंड क्या थे आपके ऊपर, कैसे कैप्टन क्या बीती। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ, फाइनल में सब जो है ना वो फ़खर की आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी, बिल्कुल नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अगर आप शुरू का टाइम देखें ना, जो शुरू के पहले 7-8 ओवर हैं, उसमें अजहर अली ने बड़ा अच्छा हमें स्टार्ट दिया, क्योंकि फ़खर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसी में वो क्वाड बिहाइंड भी हो गया था। लेकिन अगर जो मेन जो वहाँ पे जो हमारा स्टार्ट हुआ ना, वो अजहर अली ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है। उसने जो पहले 7-8 ओवर है, तो आप देखें अगर फ़खर का जो इनिंग का स्टार्ट हुआ है वो 7-8 ओवर के बाद हुआ है। 6-7वें ओवर में उसने निकल के एक बुमराह को जो है वो स्क्वायर लेकर जब जो है ना चौका मारा। लेकिन जो अजहर अली ने शुरू में जो स्टार्ट किया है बैटिंग का, बहुत ज़बरदस्त निक में थे पूरे टूर्नामेंट में, और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की वो बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी। ऑब्वियसली फ़खर की इनिंग की वजह से जो है ना वो भैया की इनिंग जो है ना वो हाईलाइट नहीं हो पाती है, क्योंकि लेकिन क्योंकि फ़खर ने तो बहुत ही माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी थी, लेकिन भैया की जो इनिंग थी वो भी बहुत ही बड़ी ज़बरदस्त थी। उसके बाद जो बंदा भी गया, सबने अपना जो है ना वो पार्ट किया, चाहे वो हफीज़ भाई गए, इमाद गया, शुएब भाई गए, बाबर गए, सब ने अपना जो है बैटिंग में अदा किया। ऑब्वियसली आमिर ने जो बॉलिंग की, वो हमेशा उसका बार बार जिक्र करता हूँ कि वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। मतलब वो जितनी बार देखे जाए ना, जब भी वो आता है, मैच आता है, वो बॉलिंग आती है, तो वो मैच देख के ना वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यार, बिल्कुल ऐसे ही कि वो जो मतलब वो क्या बॉलिंग थी। मतलब उसको जैसे 92 का वर्ल्ड कप की हम जब देखते हैं हाईलाइट या हाँ, मतलब जो उस टीम का पार्ट रहे हैं, और बेसिकली जो 92 वाले होंगे या 2009 वाले होंगे, मतलब उसी तरह तो वो ऐसी ही हमारी भी वैसी ही फीलिंग। और देखें, और फिर सबसे अच्छी जो चीज़ थी जो हमारी कौम के लिए बहुत अच्छी थी, वो इंडिया थी। यस, और मेरी शायद कोई और टीम भी होती तो वो लोगों को लगता कि यार ठीक है वर्ल्ड कप जीते हैं आप, लेकिन आप इंडिया के अगेंस्ट कोई मैच जीत जाए या किसी इवेंट का फाइनल जीत जाए, तो वो फिर विक्ट्री जो है ना बहुत बड़ी हो जाती है। देखें ना, 2 फाइनल उनसे, सेमीफाइनल फाइनल हारे थे, 2007 का फाइनल हारे हुए थे हम। वो हम लोगों से अभी नहीं भूलता, हमें डराना खौफ के तौर पे याद आता है। फिर 2011 में सेमीफाइनल हम हारे थे, तो किस तरह की काफ़ी बैड मेमोरीज हमारी थी इस लिहाज से। बस वो मैं ये समझता हूँ कि
अल्लाह ताला ने हम लोगों को चुना, जो हम 11-15 लड़के थे, सही बात। जो हमारी मैनेजमेंट थी, हम सबको चुना कि यार ये अल्लाह ताला ने हमारे हाथ से वो काम करवाना था, तो हम अपना को जितना खुश नसीब समझें। और अभी मैं इधर से जब आ रहा था तो चैम्पियन ट्रॉफी तो ऑब्वियसली अभी तक की हमारी वर्ल्ड कप के साथ साथ हमेशा ये सबसे बड़ी एक पाकिस्तान की अचीवमेंट कंसीडर होती है क्रिकेट के अंदर। तो इन्हीं गलियों को मैं सोच रहा था, मुझे मेरी नज़रों के आगे वो वीडियो आ रही थी कि जब आप वो ट्रॉफ़ी लेके स्टेडियम आज उधर से एयरपोर्ट से आए हैं और इन्हीं गलियों के अंदर से आप मूव करते हुए आए और फिर अपने घर की बालकनी पे खड़े होके वो ट्रॉफ़ी का मौका आप गा रहे थे, अगर वो भी शेयर करना चाहे। देखिए, मैंने कहा ना, इस गली की जो है ना बड़ी ज़बरदस्त मेमोरी है, बचपन की भी है और अब क्रिकेटिंग मेमोरीज भी हैं। तो हो सकता है कि यही शायद वजह है कि आप ये नहीं गली छोड़ जो है वो छोड़ने का दिल नहीं चाहता, ये मोहल्ला जो है, और यहाँ के लोगों ने ये बहुत प्यार दिया, सबने खेलते कूदते देखा। और तो बस वो टाइम बहुत ज़बरदस्त है। अक्सर अभी आने वाली है जून, अभी 22 रमज़ान था, तो काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो शेयर हो जाऊँ, क्योंकि हम 22 रमज़ान को ही वो हाँ, जीते थे। चैम्पियन ट्रॉफी का फाइनल बिल्कुल। जीते थे। तो मतलब ये पूरी गली आप ये देख रहे हैं, ये इधर की आप देख रहे हैं, ये पूरा जो आप रोड, अगर आप इधर से आए तो ये सब भरा हुआ था और भरा हुआ लोग ही था। लोग थे। और रमज़ान का टाइम था, गर्मी, शदीद किस्म की गर्मी थी। सुबह 5 सवा 5 बजे के टाइम मैं तकरीबन 4:30-5 बजे के करीब पहुँचा हूँ। और सब लोगों ने जो है ना, वो हमेशा बताता हूँ कि सबने सैरी वगैरह यहीं की, तो वो लोगों का प्यार था, मोहब्बत था, और वो ऐसा मोमेंट है जो कि शायद ज़िंदगी में कभी नहीं भूला जाएगा, एक लाइफ टाइम मेमोरी है बस। बिल्कुल, और आपके लिए और पूरी नेशन के लिए बल्कि वो है। और माशाल्लाह आपकी क़यादत में पाकिस्तान ने 11 कंसेक्यूटिव T20 सीरीज़ जीती, चैम्पियन ट्रॉफी जीती, वर्ल्ड कप जीता। तो ये आपकी क्रेडिट पे बहुत कुछ है और हमेशा हम आपको इसीलिए रिस्पेक्ट भी करते हैं, ऑनर भी समझते हैं नहीं, आपके नहीं, साथ ये आपका बैठना बड़ापन है। कि आपने इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। सरफराज भाई, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया हमेशा की तरह आपसे बात करके, इंटरव्यू करके। लेकिन एक रिक्वेस्ट हमारी जाने से पहले, इजाज़त से पहले, कि आप प्लीज़ वो ना सुना दें जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की हुई थी, और हमारे लाखों चाहने वाले वो सुनना चाह रहे हैं। और इंटरव्यू तो आपको पता है कंप्लीट होना नहीं जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नात मुबारक, आप वो ज़रा प्लीज़ हम सबको अपनी खूबसूरत आवाज़ में ज़रा सुना दें। पहले तो आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप आए। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम कर कह रही है ये बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। आपने हम सबका और तमाम मेरे ख्याल है देखने वालों के मान ताज़ा किया। अगेन आपका बहुत शुक्रिया, और कोशिश करेंगे आपको दोबारा, अगर कभी भी फ्री टाइम हुआ तो फिर दोबारा आपको इंशाल्लाह। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने सरफराज अहमद की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट शो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।